हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे जेई 2026 से रिलेटेड। देखो, मैंने इससे पहले जेई 2026 से रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं बना रखा है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आज का वीडियो वन एंड ओनली वीडियो होगा जो तुम्हें जेई 2026 में नीडेड होगा, जिसको फॉलो करके तुम इजिली जेई 2026 में अच्छा कर सकते हो। इसके बाद किसी भी टीचर की, किसी भी भैया दीदी की तुम्हें वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा, जितनी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, उनको अगर फॉलो करता है कोई भी स्टूडेंट, तो उसको मैं यह गारंटी देता हूँ डेफिनेट जेई मेंस और जेई एडवांस में अच्छा कर रहा होगा। ये वीडियो वन एंड ओनली वीडियो है जो तुम्हें चाहिए इस मोमेंट पे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास 10 मंथ का टाइम रिमेनिंग, और ये 10 मंथ के टाइम में जो आज के वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, ईच एंड एवरी स्टेप को अगर तुम फॉलो करने में कामयाब रह जाते हो, तो ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें जेई मेंस और जेई एडवांस में डिस्क्वालीफाई होने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन ही रहेगा। तुम डिफिनिट क्वालिफाई करोगे, डिफिनिट, और डिफिनिट आईआईटी और एनआईटी पहुंच रहे होगे, ये मेरी गारंटी है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखो, जेई 2024 के लिए मैंने अराउंड 800 बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड की थी। अराउंड 877 बच्चों को मैंने मेंटरशिप प्रोवाइड की थी, जिनमें से 750 स्टूडेंट ने जेई मीन्स जैन अटेम्प्ट में अच्छा करा है। अच्छा मीन्स हर एक बच्चों ने क्वालिफाई करा है। अब तुम मुझे खुद बता दो, कोई टीचर, कोई कोचिंग है जिसमें इतना दम हो कि मोर देन 90% सिलेक्शन रेशियो दिखा पाए। मोर देन 90% ऑफ द बच्चे मेरे यहाँ से क्वालिफाई करते, ये हर साल का रिकॉर्ड, हर साल का रिकॉर्ड है। और एक बात, जो बच्चे मुझे अगले 10 मंथ तक फॉलो करते हैं प्रॉपर, कोई स्टूडेंट अगर मुझसे 10 मंथ मेंटरशिप लेता है, उसके बाद वो जेई मेंस और जेई एडवांस डिफिनिट क्वालिफाई करता है और डिफिनिट आईआईटी एंटर करता है, डिफिनिट। आज तक मैंने जितने बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करा, जितने बच्चे मेरे साथ प्रॉपर 10 मंथ तक इंगेज थे, वो बच्चे आज हर एक बच्चे, कोई आईआईटी में है, कोई एनआईटी में, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ रहा हो। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस, और ये मेंटरशिप में जब तुम इनरोल्ड हो गए, ये तुम्हें खुद फील हो जाएगा। स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है कि ये कुछ नहीं हो सकता, बट जैसे जैसे टाइम पास होता है, 1 मंथ 2 मंथ जैसे जैसे बीता, उसके बाद तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि इससे बेस्ट मेंटरशिप आज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। इतना बेहतर सिलेक्शन परसेंटेज, इतने बेहतर तरीके से गाइडेंस और इतना कॉन्फिडेंस कि मेरे मेंटर किए हुए बच्चे डिफिनिट आईआईटी एनआईटी में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ये कॉन्फिडेंस मुझे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं 10 मंथ तक बच्चों को ईच एंड एवरी डे प्रॉपर उन्हें गाइड करता हूँ। ईच, नॉट इवन अ सिंगल डे, इवन सैटरडे संडे हर दिन उनको मैं गाइड करता हूँ, और वो उसके बदौलत बच्चे आज आईआईटी और एनआईटी में पहुंच रहे। ये हर साल का रिकॉर्ड है। तुम 2023 का रिकॉर्ड उठा लो, 2024 का रिकॉर्ड, जितने बच्चों को मैंने मेंटरशिप प्रोवाइड करे, उनमें से कोई एक स्टूडेंट आके बोल दे कि भैया मैंने आपकी मेंटरशिप ली थी, मैं डिस्क्वालीफाई कर गया जेईई में, एक नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जो डिस्क्वालीफाई करता है मेरे मेंटरशिप से। तुम खुद सोच सकते हो कि इसकी पावर क्या है। अब तुम में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे यार आपसे तो बहुत अच्छी मेंटरशिप है, कर लो ज्वाइन। तुम कहीं भी ज्वाइन कर लो, किसी भी मेंटरशिप में इनरोल हो जाओ, किसी भी कोचिंग में इनरोल हो जाओ। अभी तुम मेरे से इनरोल नहीं हो, बट जैन अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद तुम मेरे पास जरूर आओगे, जरूर। ये मेरी गारंटी है। तुम्हें भी पता है कि रिजल्ट यहीं से आएगा, और ये मैं हवाबाजी नहीं कर रहा। बहुत ऐसे भी टीचर आएंगे जो तो हवाबाजी करेंगे, यार मैंने इतनी रैंक प्रोड्यूस की। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं टॉप रैंक प्रोड्यूस करता, कभी नहीं। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे यहाँ से तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली का सिलेक्शन होगा, बट ये मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे यहाँ से तुम एनआईटी डिफिनिट पहुंचोगे। कोई ऐसा टीचर है इंडिया में, कोई ऐसा टीचर या कोई कोचिंग जो बोल दे कि मैं, जितने बच्चे मेरे यहाँ से पढ़, हर एक बच्चे एनआईटी एंटर करेंगे? कोई टीचर नहीं बोल सकता, कोई कोचिंग वाला नहीं बोल सकता, बट मैं ये बोलता हूँ। और मैं बोलता नहीं, मैं करके भी दिखाता हूँ। हर साल जितने बच्चे को मैंने मेंटरशिप प्रोवाइड किया, वो बहुत बुरी कंडीशन में भी जाएंगे तो एनआईटी, तो वो डिफिनेट जा रहे होंगे। बट मैक्सिमम बच्चे एनआईटी और आईआईटी दोनों जाते हैं। मेरे स्टूडेंट जो आईआईटी पहुंचे हैं, वो टॉप आईआईटी नहीं पहुंचे। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे से जिन बच्चों ने मेंटरशिप ली, वो कभी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली नहीं पहुंचे। आईआईटी धनबाद 2 पहुंचे हैं, आईआईटी जम्मू, आईआईटी मंडी, रोहतक, आईआईटी धरवड़, इस जगह पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मेरे मेंटरशिप से बच्चे निकले हुए जो आज आईआईटी में पढ़ रहे हैं। मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली नहीं पहुंचे मेरे बच्चे, ये खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं औरों की तरह कि नहीं कि ऑल इंडिया रैंक अंडर 100, अंडर 1000 तो मैं स्कोर कराता हूँ, नहीं। बट आईआईटी, लोअर आईआईटी और टॉप के एनआईटी तुम मेरे यहाँ से डेफिनेट पहुंच जाओगे। तो अगर तुम्हें इनरोल होना है इस मेंटरशिप में, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, तुम
मेंटरशिप से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें मेंटरशिप में अगर ज्वाइन करने का मन हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात मैं क्लियर बता दूं, अगर तुम मुझे 10 मंथ का टाइम दोगे, ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे भैया मैंने आपसे 2.5 मंथ की मेंटरशिप ली, मेरा सिलेक्शन हुआ, नहीं। 10 मंथ का टाइम दो, 10 मंथ के बाद नहीं सिलेक्शन होगा, तुम आके ओपनली बोल सकते हो भैया आपकी वजह से मेरा जेई खराब हुआ। तुम और टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, बट तुम मुझे आके बोल सकते हो भैया आपने मेंटरशिप प्रोवाइड की, मेरा रिजल्ट खराब हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम कभी यह बोलने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट इतना बेहतर होगा कि तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें ज्वाइन करना ये नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है, बट आज के टाइम पे इंडिया में इससे बेस्ट मेंटरशिप कोई तुम्हें मिल जाए, कोई भी, मैं ओपन चैलेंज दे रहा, कोई एक मेंटर उठा के बोल ले आओ जो मेरे से बेहतर मेंटरशिप तुम्हें प्रोवाइड कर दे, मैं उसी दिन ये मेंटरशिप प्रोग्राम को बंद कर दूंगा। कोई ऐसा मेंटर नहीं है जो 100% सिलेक्शन परसेंटेज दिखा रहा हो। मेरे यहाँ पे 100% सिलेक्शन रेशियो। चॉइस तुम्हारी, तुम्हें ज्वाइन करना है नहीं करना वो बात की बात है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई 2026 से रिलेटेड। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अगर तुम में से किसी बच्चों को यह लग रहा है कि जेईई की प्रिपरेशन 6 मंथ 7 मंथ में की जा सकती है, जेईई की प्रिपरेशन 6 मंथ में करके आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेज पहुंच सकते हैं, मुझे नहीं पता ये माइंड में कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, ये माइंडसेट तुमने कहाँ से डेवलप करा, आई डोंट नो। हो सकता है कोई ऐसे एडुकेटर से तुम इंटरेक्ट किया हो या किसी और की वीडियो देखे हो जो तुम्हें यह बता रहा हो कि मैंने 4 मंथ में जेईई की प्रिपरेशन करी, 5 मंथ में जेईई की प्रिपरेशन करी। हो सकता है वो कर सकते हैं। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिनको लगता है कि 4 मंथ में जेईई किया जा सकता है, तो फिर इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम सुपर इंटेलिजेंट हो। तुम्हारी बातें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं एक्सट्रीम इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बातें नहीं करता, मैं उन बच्चों की बातें करता हूँ जो एवरेज है, और एवरेज से कैसे आईआईटी तक पहुंचा जाता है उन बच्चों की मैं बातें करता हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम 4 मंथ में कर सकते हो, इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यह वीडियो नहीं बना और तुम्हारे लिए यह टीचर नहीं बना है। और टीचर होंगे तुम्हारे लिए जो 4 मंथ में तुम्हें जेईई की प्रिपरेशन करा देंगे। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला, मैं उन्हीं बच्चों को गाइड करता हूँ जो प्रॉपर हार्डवर्किंग है। शॉर्टकट स्मार्ट वर्क में विश्वास नहीं करता, मैं प्रॉपर हार्डवर्क में विश्वास करता हूँ, और मैं उन्हीं बच्चों को गाइड करता हूँ जो 8 से 9 मंथ रेगुलर हार्डवर्क करने के लिए रेडी है। तो अगर 8 से 9 मंथ हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, तभी तुम इस वीडियो में आगे बढ़ना। ये बातें समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हें लगता है 4 मंथ 5 मंथ में जेईई की प्रिपरेशन करी जा सकती है, तो फिर इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि 4 मंथ 5 मंथ में मैं समझता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता और मुझे कोई बोलता कि भैया आप 4 मंथ में जेईई की प्रिपरेशन करके दिखाओ, मैं बोलता भैया मुझसे ना होगा। 4 मंथ में मैं बोर्ड में 97% नहीं ला सकता, तुम जेईई की बात कहाँ कर रहे हो? तो 4 मंथ में तो जेईई की प्रिपरेशन होती नहीं। अगर तुम्हारे माइंड में अभी भी यह धारणा है कि 4 मंथ 5 मंथ में जेईई किया जा सकता है, तो बाबू तुम बहुत गलत हो, क्योंकि 4 मंथ में जेईई क्या, बोर्ड में तुम 97 नहीं ला सकते हो। तो सबसे पहले ये माइंडसेट को बदल दो, इमीडिएट बदल दो कि 4 मंथ में जेईई नहीं किया जा सकता, 8 से 10 मंथ का टाइम लगेगा, तब जाके हम जेईई को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली बात। अब सेकंड, प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं। तो अभी जो बच्चे जेईई 2026 का पेपर देंगे, वो मैक्सिमम बच्चे 11th, मैक्सिमम का हर एक बच्चे 11th में ही होंगे। अब 11th का सबसे वर्स्ट केस या सबसे बुरी बात क्या है कि जब बच्चे 11th में रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार 11th का बैकलॉग हो गया मेरा। और ये ट्रेंडिंग, ये बोलने में बहुत मजा आता है बच्चों को। मैंने जितने बच्चे से अभी तक इंटरेक्शन करा, उन्होंने बोला कि भैया मेरी 11th में बैकलॉग थे। ये बोलने में उनको बहुत प्राउड फील होता है। गिल्ट बिल्कुल मैं उनकी बातों से फील हो जाएगा कि उन्हें गिल्ट नहीं है, उन्हें ये प्राउड लगता है कि यार मैंने तो 11th वेस्ट कर दिया। एक टीचर आएगा यूट्यूब में, वो बोलेगा कि मैं 1 मंथ में 11th की बैकलॉग क्लियर करा दूंगा, मैं तुम 10 दिन में 11th की बैकलॉग क्लियर करा दूंगा। ऐसा नहीं होता है। 1 मंथ 10 दिन 15 दिन में तुम 11th की बैकलॉग को क्लियर नहीं कर सकते हो। 11th की बैकलॉग को क्लियर करने के लिए हमें अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारी 11th की बैकलॉग है, तो सबसे पहले हम बैकलॉग क्लियर कैसे करें उसकी बात कर रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहली बात है कि अगर हम 11th अच्छा नहीं करेंगे, 11th में अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा ना हो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी अच्छी ना हो 11th की, तो हम 12th में डेफिनेट सफ़र कर रहे होंगे। और अगर तुम 12th में नहीं सफ़र करना चाहते हो, तो 11th को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 11th के बैकलॉग को कैसे क्लियर करें। अभी तुम्हारे पास अराउंड 1.5 मंथ का टाइम रिमेनिंग है, क्योंकि जनरली अप्रैल से तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जिस भी कोचिंग में होगे तुम, वहाँ पे अप्रैल से क्लास 12 के सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिया में अराउंड अप्रैल और मई के अराउंड से हो जाते हैं तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट। तो अप्रैल के लिए हमारे पास हार्डली 1.5 मंथ का टाइम है। अब ये 1.5 मंथ में क्या 11th के बैकलॉग को क्लियर किया जा सकता है? कर सकते हो। तो कैसे करोगे? सारे चैप्टर का तुम वन शॉट देख लोगे, तुम्हें लगेगा कि मेरी बैकलॉग क्लियर हो गई, बट ऐसा नहीं होता है। किसी भी चैप्टर को अगर तुम वन शॉट से करके जाते हो, उस मोमेंट पे तुम्हें यह जरूर एहसास होगा कि मैं जेईई
के सवालों को सॉल्व कर सकता हूँ। उस मोमेंट पे डेफिनेट तुम्हें लगेगा कि नहीं अब तो मेरे जेई के सवाल बन जाएंगे, बट जब एग्जाम में बैठोगे और जिन भी चैप्टर को तुमने वन शॉट से अगर करा होगा तो देखना कि उन चैप्टर के सवाल तुम नहीं बना के आ पाओगे। तो सबसे पहला बात, अगर बैकलॉग को क्लियर करना है, क्योंकि बैकलॉग के ही साथ अगर 12th जाना है तो फिर तुम वन शॉट को प्रीफर कर सकते हो, बट अगर बैकलॉग तुम जेन्युइन रूप से क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डेप्थ में लेक्चर देखने पड़ेंगे। अगर डेप्थ में हम लेक्चर नहीं देखते हैं तो हमारा बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। अब तुम में से बहुत बच्चे यह सवाल करेंगे कि भैया डेप्थ में लेक्चर तो मैं देख लूँ, बट क्या 1.5 मंथ में मैं सारे 11th के चैप्टर का डेप्थ में लेक्चर देख सकता हूँ? नहीं देख सकते हो। ये रियलिटी है कि तुम सारे चैप्टर का नहीं देख सकते हो। तो हमें अराउंड 2.5 मंथ का टाइम देना है 11th के बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। अभी अराउंड 10 दिन रिमेनिंग है तुम्हारे फेब में, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, ये 2.5 मंथ का टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे 11th के बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। अब ये 2.5 मंथ में भी ऐसा नहीं है कि तुम सारे चैप्टर को क्लियर कर सकते हो 11th के। 2.5 मंथ भी बहुत कम है, क्योंकि प्रॉपर 11 पढ़ने के लिए हमें तो 1 साल टाइम मिलता है, प्रॉपर 1 साल टाइम मिलता है ना 11th को पढ़ाई करने के लिए। अब 1 साल के सिलेबस को हम 2.5 मंथ में कैसे कवर कर सकते हैं? नहीं कवर कर सकते। तो हम क्या करेंगे 2.5 मंथ में, ये 2.5 मंथ में हम उन्हीं चैप्टर्स या उन्हीं टॉपिक को पढ़ रहे होंगे जिनसे रिपीटेड सवाल आ रहे हैं, जिनसे पिछले 4 सालों में रिपीटेड सवाल आ रहे हैं, उन्हीं चैप्टर्स को हमें पढ़ाई करनी है। अब तुम में से बहुत स्टूडेंट ये पूछेंगे भैया वो मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को करना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के इन सारे कॉन्सेप्ट को हमें करना है? तुम्हें वो फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। उसकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। अगर तुमने नहीं देखा उस लिस्ट को, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ, वहां पे जाके तुम वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे चैप्टर की लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद उनको तुम कवर कर सकते हो। तो हमें सिलेक्टेड चैप्टर, सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट को करना ये 2.5 मंथ में, और ये 2.5 मंथ में सारे सिलेबस कंप्लीट करने मत जाना। 11th के सारे चैप्टर्स को नहीं कवर करना हमें, क्योंकि 11th का 45% वेटेज रहता है। वो 45% भी 20% ऑफ द सिलेबस से आता है। 11th का 20% ऑफ द सिलेबस अराउंड 40% का वेटेज रखता है। तो 11th के लिमिटेड चैप्टर करेंगे, उन्हीं चैप्टर्स को हम करेंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मेंशन है। तो वहां पे जाके तुम लिस्ट नोट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग तुम फिर चैप्टर को कवर करोगे। लिस्ट मिल गई, चैप्टर मिल गई, अब कवर कैसे करना वो भी बात कर लेते हैं। देखो, पहले मैंने बता दिया कि वन शॉट बिल्कुल नहीं देखना है, तो कैसे कवर करें? ईच एंड एवरी चैप्टर, तुम जिस भी कोचिंग में इनरोल्ड हो उस कोचिंग के ईच एंड एवरी चैप्टर के तुम डिटेल लेक्चर देखोगे। डिटेल मीन सपोज करो केमिकल बॉन्डिंग के 10 लेक्चर है तो तुम 10 लेक्चर देखोगे, पीरियोडिक के 10 लेक्चर है तो 10 लेक्चर देखो। ईच एंड एवरी चैप्टर के तुम डिटेल लेक्चर देखोगे। डिटेल लेक्चर करने के बाद केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीड करना, पैरेलल में तुम रीड कर सकते हो। सपोज करो आज तुमने केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर लिया, पैरेलल में एनसीईआरटी रीड कर लो। पीरियोडिक में फिर लेक्चर लिया, फिर रीड कर लो। तो एनसीईआरटी भी रीड करनी है हमें केमिस्ट्री में, लेक्चर, एनसीईआरटी की रीडिंग, उसके बाद हम आएंगे अपने मॉड्यूल के सवाल पे। मॉड्यूल के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि लेक्चर देखने के बाद पीवाईक्यू में जंप कर जाएंगे। तो ऐसे करने से क्या होता है कि तुम पीवाईक्यू को नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि पीवाईक्यू कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। बट अगर तुम मॉड्यूल के थ्रू पीवाईक्यू में जाएगा तो तुम्हें पीवाईक्यू इजी लग रहा होगा। तो लेक्चर, मॉड्यूल के सवाल, फिर पीवाईक्यू। और मॉड्यूल के सवाल जब तुम करने जाओ तो तुम्हें एक डिफिकल्टी आएगी कि मॉड्यूल में जनरली तुम देखोगे कि हर एक चैप्टर के लिए 200, 300 प्रॉब्लम दिए हुए हैं। अब अगर हम एक चैप्टर में 200-300 सवाल केवल मॉड्यूल से करें और पीवाईक्यू भी अराउंड 100 हो जाएंगे, तो 300-400 सवाल हर एक चैप्टर का हम नहीं कर सकते हैं 2.5 मंथ में। ये भी रियलिटी है। तो क्या करें हम? जब तो मॉड्यूल में वो 200 प्रॉब्लम को देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा। वो 200 में से मोर देन 80 to 100 प्रॉब्लम रिपीटेटिव वाले होंगे। तो रिपीटेटिव सवालों को हमें अवॉइड करना है। नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम को हम कर रहे हैं अपने मॉड्यूल से, उसके बाद हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। ये 3 स्टेप है जिससे हम चैप्टर को कवर करके ये 2.5 मंथ में बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर दो। डिटेल लेक्चर पहले देखना है हमें हर एक चैप्टर का जो हम कवर कर रहे होंगे 11th में। उसके बाद हमें मॉड्यूल के सवाल करने हैं नॉन रिपीटेटिव वाले। उसके बाद हमें पीवाईक्यू करनी है। ये 3 स्टेप को फॉलो करने से हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और हम 2.5 मंथ में इजिली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनसे मैक्सिमम सवाल आते हैं 11th के, वो हमारा कवर हो जाएगा 2.5 मंथ में। ये हमारा कवर हो गया। उसके बाद हम एंटर करेंगे अपने 12th में। यह बातें समझ में आ गई? ये हमारा रहा पहला पॉइंट। अब तुम 12th में एंटर कर जाओगे। मोस्टली अप्रैल में जनरली कोचिंग में लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, बट तुम हाफ ऑफ द अप्रैल या 2nd वीक या 3rd वीक से तुम स्टार्ट करोगे अपने 12th के लेक्चर को लेना। अप्रैल से दिसंबर तक
हम 12th पढ़ाई करेंगे, केवल 12th के चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। पैरेलल में हम 11th का रिवीजन भी कर रहे होंगे, बट वो हम अभी बाद में, वो उनको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे। अप्रैल टू दिसंबर हमें क्या करना है, 12th के सिलेबस को कवर करना है। 12th के सिलेबस को कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोशिश करना हर मंथ, ईच मंथ तुम 5 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करो। फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइन करके टोटल तुम्हें 5 चैप्टर को ही पढ़ना है एक मंथ में। इससे होगा क्या कि तुम 8 मंथ में अराउंड 40 चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। और अगर तुम 40 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो 12th में, तो मुझे लगता है इतना करना इनफ है, जिससे तुम इजिली 98-99 परसेंटाइल वाले क्लब में इजिली पहुंच सकते हो। तो एक मंथ में 5 चैप्टर करना भी डिफिकल्ट नहीं है, इजिली तुम कर भी सकते हो, और तुम्हारा डेप्थ में हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा कि हम हर एक मंथ 5 चैप्टर कवर करेंगे जैसे ही हम 12 एंटर करते हैं, क्योंकि हमें पैरेलल में रिवीजन भी करना रहेगा 11th का, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते तो 11th के कॉन्सेप्ट को हम भूलते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने बताया कि एक मंथ में 5 चैप्टर और पैरेलल में हम 11th का रिवीजन कराएंगे। इससे क्या होगा कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर और बाय द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तुम्हारा इजिली सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका है हमें 11th और 12th को पढ़ने का। 11th और 12th को हम इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब आता है सेकंड पॉइंट। जब तुम पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, जब तुम सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें बहुत स्टूडेंट, बहुत टीचर, तुम्हारे बहुत फ्रेंड यह बता रहे होंगे कि मैं तो दिन के 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, और तुम्हें लग रहा हो यार ये तो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो दिन के 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा कैसे जेईई में सिलेक्शन होगा। देखो यार, ये जो नंबर ऑफ आवर्स को लेके वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब में, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिथ है। मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरी बात मानो तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर तुम फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 मंथ दिन के 8 घंटे ही पढ़ते हो, 8 घंटे ही पढ़ के तुम्हारा जेईई में बहुत अच्छा रैंक और बहुत अच्छी परसेंटाइल बन सकती है। बट तुम नहीं मानोगे ये बात को। क्यों नहीं मानोगे, इसके पीछे भी मैं तुम्हें बात रीजन बता दे रहा हूँ। तुम्हारा यह माइंडसेट हो गया कि जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, जिनका जेईई में सिलेक्शन होता है, वो दिन के 10 घंटे 12 घंटे डेफिनेट पढ़ते होंगे, नो डाउट वो पढ़ते हैं। बट जब तुम उनकी प्रोडक्टिविटी देखो, वो दिन के 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बट वो प्रोडक्टिव वे में रह के हार्डली 8 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं। वो 4 घंटे 5 घंटे प्रोडक्टिव वे में रह के पढ़ते हैं, बाकी बस वो ऐसे ऐसे लगे रहते हैं चेयर में कि नहीं मुझे 12 घंटे कैसे निकालना है दिन का, किसी तरह से मैं 12 घंटे निकाल दूंगा ताकि मुझे भी लगे कि मैंने 12 घंटे की पढ़ाई की, फिर नेक्स्ट डे मुझे 12 घंटे की पढ़ाई करना। इस टाइप की पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि दिन के 8 घंटे पढ़ो, लेकिन प्रोडक्टिव वे में रह के पढ़ाई करो। मैक्सिमम बच्चे जो मेरे मेंटर से, मैं उनको मैं यही बोलता हूँ, कोई जरूरत नहीं, कोई अगर तुम्हारे दोस्त 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करने दो, तुम 8 घंटे पढ़ो, मैं तुम्हें 8 घंटे पढ़ने को रिकमेंड कर, तुम 8 घंटे पढ़ के उनसे बेहतर परफॉर्म कर जाओगे। और वो बच्चे करते भी अच्छा परफॉर्म। तो दिन के 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे 12 घंटे तुम्हें बिल्कुल पढ़ाई की नीड नहीं। 8 घंटे पढ़े फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ, तुम जेईई में बहुत अच्छा कर रहे होगे। कोई बोले 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे, उनकी बातों को सुनो और इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। ये बातें समझ में आ गई, क्योंकि यही सबसे बड़ा मिथ है। मैं मैक्सिमम बच्चे का यही सवाल आता है, भैया कितने घंटे की पढ़ाई करूं। मेरे दोस्त 14 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई 16 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, कोई 20 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, मैं कितने घंटे की पढ़ाई करूं। नो नीड ऑफ स्टार्टिंग 14 to 16 आवर। 8 घंटे पढ़ो, डिसिप्लिन वे में रह के पढ़ाई करो, उतना ही कर लोगे तुम जेईई में अच्छा कर जाओगे। ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, देखो तुम में से मैक्सिमम बच्चे किसी ना किसी कोचिंग में इनरोल्ड होंगे। 11th में किसी कोचिंग में इनरोल्ड होंगे। 12th में तुमने यह सोचा होगा कि मैं कोचिंग चेंज कर दूं, तुम्हें 11th के कोचिंग अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तुमने बहुत बच्चों ने डिसाइड करा होगा कि मैं 12th के कोचिंग को चेंज कर दूं, या अपने कोचिंग से सेटिस्फाई नहीं हो। तो देखो यार, जब भी कोचिंग चेंज करो या न्यू कोचिंग में इनरोल होने जाओ, एक बात ध्यान देना, बच्चे कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले बच्चे देखते हैं कि किस कोचिंग से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेट्स एज्यूम कि एलएन से पिछले साल 1200 बच्चों ने आईटी तक का सफर तय करा। बच्चे एलएन की ओर अट्रैक्टेड हो जाएंगे, एलएन में जाके इनरोल हो जाएंगे। पिछले ईयर पीडब्ल्यू से अगर 2000 बच्चे आईटी तक का सफर तय करते हैं, वहाँ पे बच्चे अट्रैक्टेड हो जाएंगे। ये सबसे गलत तरीका है कोचिंग का सिलेक्शन करने का। इसके पीछे का मैं तुम्हें थोड़ा रीजन बता देना चाहूँ। डेप्थ में हर एक टॉपिक को मैं तुम्हें डेप्थ में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा डेप्थ में बता देता हूँ। देखो क्या होता है, लेट्स एज्यूम कि एलएन से 1200 बच्चे सिलेक्ट हुए। अब वो देख के हम एलएन में चले गए, एलएन के क्लास में बैठे हुए हम, जो टीचर पढ़ाने कुछ भी नहीं समझ में आया,
बट हम ये होप में है कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। उस भैया का तो हो गया था सिलेक्शन, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी कोचिंग है। पिछले साल 1200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या टीचर बोल रहा है, क्या करना है, कैसे सवाल करना, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बट हम इसलिए वहां पे बैठे हैं या इसलिए उन टीचर का लेक्चर देख रहे हैं क्योंकि वो ब्रांडेड कोचिंग है, वहां से सिलेक्शन होता है। नो डाउट वहां से सिलेक्शन होता है, बट इंपॉर्टेंट है कि मेरा कहाँ से सिलेक्शन होगा। क्या मेरा एलएन से सिलेक्शन होगा? डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हें टीचर के बताए हुए कॉन्सेप्ट वहां से नहीं समझ में आ रहा तो कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसी के लिए अगर तुम कोचिंग स्विच करना चाहते हो या न्यू कोचिंग में इनरोल्ड होना चाहते हो तो एक काम करना। आजकल देखोगे कि यूट्यूब में हर एक टीचर का लेक्चर फ्री में पड़ा हुआ है, एक दो वीडियो ही पड़ा होगा बट पड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या करो कि उन टीचर के जो फ्री लेक्चर पढ़े हुए उनको देखो, वो देख के तुम टीचर डिसाइड करो और कोचिंग डिसाइड करो कि किस टीचर से मैं सेटिस्फाई हो पा रहा हूँ, किस टीचर के बताए हुए कॉन्सेप्ट को मैं समझ पा रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। ये तरीका अगर तुम फॉलो कर लोगे तो देखना कि तुम किसी भी कोचिंग में, छोटे से छोटे कोचिंग में, अपने शहर की कोई छोटी कोचिंग में भी अगर तुम्हारे टीचर वहां जो पढ़ा रहे वो तुम्हें समझ में आ रहा तो वहां से भी तुम आईआईटी जा सकते हो। और यही बेस्ट तरीका है कोचिंग सिलेक्ट करने का। अगर तुम कोचिंग स्विच करना चाहते हो 12th में या फिर सेम कोचिंग में रहना चाहते हो तो बात अलग है। अगर स्विच करना चाहते हो तो स्विच करने से पहले जो मैंने तुम्हें बताया उसको ध्यान देना। अगर वो फिगर आउट तुम कर ले तो तुम्हारा रास्ता ऑलरेडी बहुत ईजी हो जाएगा जेई तक का। इसी के लिए अगर कोचिंग स्विच करना तो जो मैंने तुम्हें बताया उसको ध्यान देना। अब अगली पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जनरली क्या होता है ना कि जेई टफ है, मैं मानता हूँ जेई बहुत टफ है, बट आज के टाइम पे ना कहीं और ज्यादा टफ हो गया है। उसके पीछे का रीजन क्या, ये नहीं कि मैक्सिमम बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये टफ नहीं है। टफ क्यों है मैं वो बता देता हूँ। आजकल देखो कि तुम हर एक टीचर या हर एक एडुकेटर यूट्यूब में हजारों वीडियो बना रहे हैं, हजारों स्ट्रेटजी वाली वीडियो, हजारों प्लान बता रहे हैं। अब वो प्लान, वो स्ट्रेटजी देख के बच्चे अट्रैक्टेड हो जाते हैं और वो स्ट्रेटजी या वो जो प्लान बता रहे हैं यूट्यूबर या जो टीचर बता रहे हैं वो रियली वर्क नहीं करेगा। ग्राउंड लेवल में उसका आउटपुट जीरो है, बट हमें वो देखने में सही लग रहा है, देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, हम देखते हैं, कुछ दिनों तक फॉलो करते हैं, फिर एक न्यू वीडियो आएगा, फिर उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, फिर एक न्यू वीडियो आएगा। ये वीडियो का सिलसिला जब तक तुम जेई बर्बाद नहीं कर दोगे तब तक चलता रहेगा। और इस टाइम पे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि मेरे लिए सही क्या है। तो तुम्हें एक बहुत बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। देखो यूट्यूब में अगर तुम लेक्चर देख रहे हो, किसी भी टीचर के लेक्चर देख रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर स्ट्रेटजी देख रहे हो तुम किसी भी यूट्यूबर की, नो मैटर उसकी रैंक 200 है या 300 हो, नो मैटर, वो जो स्ट्रेटजी बताएगा वो तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर सकता है। क्योंकि स्ट्रेटजी क्या होती है पहले वो समझो। स्ट्रेटजी होती है कि मेरे टफनेस और मेरे स्ट्रेंथ और मेरे वीकनेस के बेसिस पे बनाया हुआ प्लान। अगर विराट कोहली एमएस धोनी को कॉपी करने जाए तो वो ना तो विराट कोहली रह पाएगा ना ही एमएस धोनी बन पाएगा। सेम तुम्हारे साथ है, तुम अगर ऑल इंडिया रैंक 1 को कॉपी करने जाओगे ना तो तुम ऑल इंडिया रैंक 1 ला पाओगे, ना ही तुम्हारी जो लेवल है वो तुम पहचान पाओगे। तो कभी भी स्ट्रेटजी वाली वीडियोस को देखना प्रेफर मत करना, क्योंकि यही कहीं ना कहीं तुम्हारे फेलियर का रीजन है। तुम्हारे सीनियर जो जेई में अच्छा नहीं कर पाए उनमें कोई गलतियां नहीं थी, उनमें कोई फॉल्ट नहीं था, वो बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बट वो नहीं पढ़ पाए या नहीं अच्छा कर पाए। रीजन एक था, वो किसी दूसरे की बताई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो करने चले गए। वो स्ट्रेटजी को फॉलो करना भी डिफिकल्ट है और वो करके तुम आउटपुट नहीं ला सकते, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। तुम्हारी स्ट्रेंथ अलग होगी, मेरी स्ट्रेंथ अलग है। मैंने केमिस्ट्री में 100+ स्कोर करा था जेई एडवांस, अब मैं बोलूं कि तुम भी केमिस्ट्री में 100+ स्कोर करना जेई एडवांस, नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था। लिटरली मेरा केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट था। पूरे लाइफ टाइम में केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था। हो सकता है तुम्हारा मैथ्स हो सकता है किसी का फिजिक्स हो, तो हर एक स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटजी अलग है। और मैं यहाँ पे कॉमन स्ट्रेटजी बता दूं, उसको तुम फॉलो करने लगोगे और तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, ये तुम्हारा गलत फहमी है। तो कभी भी किसी भी यूट्यूबर्स के द्वारा बताई हुई स्ट्रेटजी को बिल्कुल मत फॉलो करना। अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बेसिस पे एक स्ट्रेटजी बनाओ जिसको तुम फॉलो करके इजिली जेई को अच्छा कर सकते हो। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो तुम्हारे पास 8 मंथ का टाइम है, 8 से 9 मंथ का टाइम है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, वही बच्चा जेई क्वालिफाई करेगा जो डिसिप्लिन वे में रह के पढ़ाई कर रहा हो। नेक्स्ट 8 मंथ अगर कोई 8 से 9 घंटे रेगुलर पढ़ रहा है वो जेई अच्छा कर जाएगा। बट कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि 1 मंथ अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर 1 मंथ वेस्ट करेंगे, फिर कोई न्यू स्ट्रेटजी आएगी उसको देखेंगे, फिर 1 मंथ पढ़ाई करेंगे, फिर वेस्ट कर देंगे टाइम। तो ऐसे जेई में सिलेक्शन नहीं होगा। डिसिप्लिन मेंटेन करो। मैं नहीं बोल रहा तुम 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, तुम 8 घंटे पढ़ के देखो, 8 घंटे पढ़ के देखो 1 मंथ,
तुम्हें अगर नहीं इंप्रूवमेंट देखे, बोल देना कि भैया आपने जो बताया उसकी वजह से मेरा इंप्रूवमेंट है, मैं ये गारंटी देता हूँ कि तुम डेफिनेट इंप्रूव करोगे। 8 घंटे पढ़ो। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन अगर तुमने मेंटेन कर लिया तो तुम डेफिनेट अच्छा कर रहे होगे जेई में। तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बातें समझ में आ गई। तो आज के वीडियो में मैंने तुम्हें प्रॉपर प्लान बताया और यही वीडियो तुम्हें जेई क्वालिफाई करा देगा। और अगर तुम पर्सनल मुझसे गाइडेंस चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें अगले 10 मंथ तक गाइड करूं, तो फिर तुम मेंटरशिप में इनरोल हो जाओ। मेंटरशिप में इनरोल जैसे तुम हुए, तुम समझ जाना कि जेई में तो क्वालिफाई करना डिफिनिट है मेरा। कोई मुझे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती एनआईटी और आईआईटी जाने से, क्योंकि ये मेंटरशिप डिजाइन ही इस तरह से किया गया। तुम कोई भी मेंटरशिप ट्राई कर लो, अगर तुमने पास में किसी मेंटरशिप में इनरोलमेंट कर रखा था, तुम जब मेरे मेंटरशिप में होगा तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। तुम्हें यह दिख रहा होगा कि ये मेंटरशिप या ये भैया क्यों इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सिलेक्शन होता है, क्योंकि मेरे गाइड करने का तरीका ही यूनिक है। जब तुम इनरोल्ड होगे तब तुम्हें एहसास हो जाएगा। ज्वाइन करना होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और मस्ती में रहो। लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, मस्त रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।